ओके, तो लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर एक क्वेश्चन था बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से, तो वहीं से मैंने क्लास को स्किप कर दिया था, तो वापस उसी क्लास में मैं तो वही एक टॉपिक था जिसमें आपको इश्यू हो रहा था, तो वापस उस टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि हाउ टू फाइंड आउट इट। इस तरह से फिर हीलियम का बताया था कि हीलियम के बॉन्ड ऑर्डर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। तो 0 आने से मुराद इसमें ये होती है कि इसमें जो है वो यस शहरियार, ओके ठीक है, आई विल सेंड इट। तो हीलियम के जो है वो He2, तो हीलियम का मॉलिक्यूल इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। अब नाइट्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो जब N2 के बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1s2, इस तरह से फिर 2s2, देन 3s, सॉरी देन 2p3, ठीक है। तो 2p3 पर जाकर ये खत्म हो जाता है, तो उसके मतलब यहाँ से बॉन्डिंग होगी 2p3 से, ठीक है। तो अब अगर हम इसको इस तरह से जब हम बनाएंगे, सॉरी इस तरह से इधर बनाए तो इधर से अगर हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम इसमें हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से, तो यहाँ पर p पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है, और p पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 बनेंगे, क्योंकि ये है एटॉमिक ऑर्बिटल आपका, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका एक नाइट्रोजन है, ये आपका दूसरा नाइट्रोजन है, सही। इसके अंदर ये आपका ऊपर वाला, अच्छा ये जो दोनों हैं बने हुए, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पूरा का पूरा। अगर हम इस पूरे को चेक करें तो ये पूरा का पूरा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी ज्यादा है एटॉमिक ऑर्बिटल से, चूंकि ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में ऊपर जा रहे हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा है, दैट इज बॉन्डिंग, सॉरी दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, और जिसकी एनर्जी कम एटॉमिक ऑर्बिटल से, दैट इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 3-3 यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, ओके। अब टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इधर पर हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के, और 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इधर पर हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को अगर फिल करना है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल करेंगे कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद डबलिंग करेंगे तो 4, फिर 5, फिर 6, तो 6 के 6 यही फिल हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर ये बराबर है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर बॉन्ड ऑर्डर का, ये 3 आ जाएगा, तो उस तरह से 3 आंसर आया इसका। तो मतलब नाइट्रोजन के बीच के मॉलिक्यूल जो है वो उसका फॉर्मेशन होगी और ये पॉसिबल होगा। तो ये सनीकुल हसन, ये आपका कल जो है वो ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपने पूछा, तो आप क्लियर हो आपको कि हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और ये किस तरह से। शरियार यस, ये मैं चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे कल हमने स्किप किया था, तो वही पढ़ा रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अभी कल इसकी मैंने थ्योरी में फिर से बता दे रहा हूँ, शायद रिपीट कर देता हूँ, मसला नहीं है। देखो बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आपको मॉलिक्यूल के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें स्लाइड में वापस आते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या बता रहा होता है कि भाई अगर 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, वो बराबर होता है BMO माइनस ABMO अपॉन 2। अगर वो 0 के बराबर है तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये बात करता है। देन अगर आप, तो इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूँ कभी ऑक्सीजन O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, आप चेक करके बताएं द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन। तो तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जितने भी 7 स्टूडेंट्स आर 6 स्टूडेंट्स आर देयर, सो जस्ट I advise all of you to please find out the bond order of oxygen.
तो सबसे पहले तो आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, एनर्जी डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर आपको एनर्जी डायग्राम बनाने के बाद बीएमओ में से एबीएमओ को माइनस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चले 5 मिनट में आप बनाएं इसको। एनर्जी डायग्राम एक दफा फिर रिपीट करूं? चलो ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो सना अर्शद ने बताया कि ऑक्सीजन की जो है वो 2 आई है बॉन्ड ऑर्डर, और आई थिंक यस 2 ही आता है। ठीक है, सही है। तो मैं ऑक्सीजन का यहाँ पर बनाकर भी आपको दिखा देता हूँ एनर्जी डायग्राम किस तरह से बनेगा, O2 का मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको एनर्जी डायग्राम बनाते कैसे ये समझिए। तो यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ ताकि ज्यादा बेहतर आपको दिखे। हाँ, हो गया। ये परफेक्ट अगर आप बनाएंगे तो अगर आप इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम इसमें बना दूं। ठीक है, अब जरा इसको अगर हम अगर मैं इसका डेटा आपको बनाऊं तो जहां पर चेक करें कि ये O2 की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होगी कि ऑक्सीजन का 8 होता है, ये हो जाएगा 1s2। ठीक है, उसके बाद 2s2, देन 2p4 हो जाएगा। ये मतलब p पर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ओके, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर आ गया, दूसरा ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर आ गया। तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। और ये दूसरे एटम का मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब टोटल इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें 4 हैं, तो दैट इज 1 2 3 और वापिस आ जाए 4। अब यहाँ पर भी 4 है दूसरे ऑक्सीजन में भी, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। यहाँ पे फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी, आपके पास आ गया। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो आपके पास ओवरऑल है ये आपके पास कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, MO। पूरा कंप्लीट, ये पूरा MO है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला है ये है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, और नीचे वाला जो है वो जो लो एनर्जी में है, एनर्जी जिसकी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, वो है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी BMO में हैं, जितने भी हैं, उसको आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ABMO जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप उससे उसको माइनस कर दें
और माइनस के बाद आप उसको करके 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर BMO आपके पास आया टोटल 8 आ गया, ठीक है। और ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 और 2, तो 2 आ गया डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो दैट इज सॉरी 8 नहीं 6 सही है, तो सॉरी 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4 डिवाइड बाय 2, ये आंसर आ गया आपके पास 2। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का जो है वो 2 होगा, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन का इस वजह से होगा, इसलिए होगा बिकॉज के इसमें BMO माइनस ABMO अपॉन 2 करने से 2 आंसर आया। इससे आपको दो बातें पता लगेंगी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता लग रही है कि O2 का मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आ रहा ना, कुछ ना कुछ आ रहा है। और दूसरी एक और बात पता लगेगी कि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उस सूरत में जो गैसेस ऑक्सीजन गैस होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी। ऑक्सीजन गैस का पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे रखेंगे तो फिर वो जो है वो क्या करेगी इस सूरत में, फिर वो कह लो कि करंट को कंडक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे पैरामैग्नेटिज्म अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको, यहाँ पर अगर यहाँ से आप देख सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन, इसकी अगर मैं वीडियो ओपन करूं, यहाँ पर चेक करें, इसमें आप देखें कि इसमें जो एक साइंटिस्ट है उसमें क्या करें कि ऑक्सीजन गैस को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसको रखा जाएगा। तो उसमें देखिए ऑक्सीजन गैस की पैरामैग्नेटिज्म मतलब लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, वो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसी हवाले से इस वीडियो को आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ आगे शायद है, ये रहा, ठीक है। ये देखिए मैग्नेट है और मैग्नेट में ये लिक्विड ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखें ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस के फ्यूम्स निकल रहे हैं। अब ये देखिए मैग्नेट के बीच में जो है ये क्या होगा कि ये अट्रैक्टेड हो जाएगी, तो इससे पता लगेगा कि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस इज, ये अट्रैक्शन कर रही है इसकी तरफ। तो ऑल यू कैन सी कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस इस मैग्नेटिक फील्ड के जो है चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि चिपकी हुई है गैस इस मैग्नेट के साथ। इसी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, जो ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई थिंक तो आपको चीज समझ में आ चुकी होगी कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक में कि हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। तो हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं भाई? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, के ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइज हो जाना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिलकर न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन एटम्स के अंदर होती है, एटम्स टेक पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और जितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल की, मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उतने ही बनते हैं जितने ऑर्बिटल्स टेक पार्ट ले रहे होते हैं। अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे आपस में तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो और हमेशा वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वही हाइब्रिडाइज हो रहे होते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपल करके उनका एक शेप आ रहा होता है, ठीक है। जैसे अब इसमें टाइप्स होती है हमारे पास। अच्छा, कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखने में आती है। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p पर 2 होती है। वैलेंस शेल में तो अगर हम देखा जाए तो दो जगह पर इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन को डाइवैलेंट होना चाहिए, 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स जो है वो कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट होने से मुराद के वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वजह क्या होती है? वजह उसकी ये होती है कि ये आई थिंक इसको मैंने इसमें खोल दिया, जस्ट वेट 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दोबारा आते हैं। यहाँ पर वजह ये होती है कि असल में ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो जंप मार के 2pz पे चला जाता है,
ठीक है, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो जाते हैं और कार्बन अब 4 बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन हो जाता है टेट्रावेलेंट। सही है, तो ये वजह होती है इसमें कार्बन की टेट्रावेलेंसी की, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप के होते हैं, सबका होता है sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है। अब sp3 में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल से मिलता है और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp2 में एक s 2 p ऑर्बिटल से मिलता है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और sp में एक s 1 p से मिलता है और 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर हम उसको एक्सप्लेन करें फर्दर आगे नेक्स्ट में, तो यहाँ इस तरह से हम देखेंगे। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो आपके पास तीनों तरह के हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, sp3 भी कर सकता है, sp2 भी कर सकता है, sp भी कर सकता है। इसका सिंपल रूल ये है कि कार्बन में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर दिख रही है तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, कहीं पर अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रही है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और कहीं पर भी आपको कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वहां पर कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो sp2 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर पाई जाती है। अब sp3 में क्या होता है, एक s 1 p से मिलता है, सॉरी एक s 3 p से मिलते हैं, और इसके अलावा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और 109.5 डिग्री की बॉन्ड एंगल होती है। ठीक है, याद देखिए एक s ऑर्बिटल इस तरह के 3 p ऑर्बिटल से मिलता है और 4 इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं, शॉर्टर लोब होता है, एक लॉन्गर लोब होता है, और आपस में ये अरेंज होते हैं 3D स्ट्रक्चर में, और इनके बीच का जो ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 25% s कैरेक्टर होता है और 75% की p कैरेक्टर होता है। s कैरेक्टर निकालना तो सिंपल ये तरीका है कि s का एक है ना, और टोटल ऑर्बिटल 4 है, उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, सिंपल सी बात है कि आंसर आ जाएगा 25%। p निकालना है तो p के टोटल ऑर्बिटल इसमें 3 इस्तेमाल हो रहे हैं और ओवरऑल जो है वो 4 हैं, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज में पता लग जाएगा कि p का कैरेक्टर 75% यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मीथेन के अंदर हम देखते हैं, मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि मीथेन में कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख सकते हैं, मीथेन के मॉलिक्यूल का होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर बने हुए, ये सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं एक मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई हुई है। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम sp2 की बात करें, इसमें एक s 2 p से मिलता है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जो आपस में एक दूसरे को अरेंज कर लेते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर में, जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और बॉन्ड एंगल जिसके बीच में होता है दैट इज 120 डिग्री का होता है, और इसके अंदर 33% s कैरेक्टर होता है और 67% p कैरेक्टर होता है। अब एग्जांपल इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल इसकी होती है आपकी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन में आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए दोनों कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है कि कार्बन, वैसे तो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करता है और जंप करके यहाँ चले जाता है, तो तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कि एक s बस 2 p से मिलते हैं, इतना पार्ट बस मिल रहा होता है बस, और ये वाला जो पार्ट है एक इलेक्ट्रॉन ये अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। तो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और वो पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देख लें, ये 3 ऑर्बिटल जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये तीनों sp2 ऑर्बिटल है जो कि ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में, एक कार्बन के sp2 और ये भी sp2। ठीक है, और यहाँ पर सामने दूसरा कार्बन, उसका एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर सॉरी ये sp2 और ये भी sp2। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो एटम्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस तरफ आ गए और 2 हाइड्रोजन इस तरफ आ गए, और ये जो ऑर्बिटल है p वाला pz, ये वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड है pz, ये क्या करता है, पर साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल होता है इसका 120 डिग्री इसकी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हियर, तो अगर आपको कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बीच में। अच्छा, इसमें फिर आगे जाते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक s 1 p से मिलता है, 2 sp2 हाइब्रिड, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, स्ट्रक्चर होता है लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री स्ट्रेट।
ये बॉन्ड एंगल इस तरह से 180 डिग्री होता है। 50% एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर, क्योंकि एक एस और एक पी के मिला आपसे ये बन रहा है, दैट्स वाई। तो ये देखें, ये दो ऑर्बिटल ऐसे बनते हैं एक दूसरे में, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं और दो sp ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक sp ये रहा, दूसरा sp ये रहा, और ये आप देख सकते हैं लीनियर स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल इसकी 180 डिग्री की मौजूद है। ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल इसकी होती है फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सेम वही काम है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो कॉन्फ़िगरेशन जानते ही है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोमोशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ वो जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है और यहाँ बस एक एस एक पी से मिलता है और बाकी जो ये 2px और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं ये अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं कि ये एक ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज, ये दूसरा है। हाँ, कि ये यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं py और pz px और py दोनों जब साथ में मिलते हैं तो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से या सिग्मा बॉन्ड से ये साथ में जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये एक डबल बॉन्ड यहाँ से बना और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये पूरा ओवरऑल जो बॉन्ड एंगल हुआ 180 डिग्री का लीनियर हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इस तरह से यहाँ पर शायद कोई वीडियो है, आई थिंक, पता नहीं चले ना चले, लेट्स सी, पता नहीं चली, चलो जरूरत भी नहीं वीडियो की। अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आ गया ना आपको, हाइब्रिडाइजेशन में कोई मसला है तो चले पूछे जरा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या बात समझ में नहीं आती आपको, sp3 sp2 sp। किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला आता है sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में, कोई बात जो मैंने अभी बताई है और आपको समझ में ना आई है तो मैं उसको डिटेल में बता सकता हूँ। मैं शहरियार के अलावा यार तुम तो छोड़ो ना, बाकी और बताओ। भाई कोई भी मसला है, कोई चीज क्लियर नहीं होती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये चूंकि हमने फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा था और सेकंड में ही पढ़ा था, ठीक है ना, इसमें सिंपल चीज है। नाउ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात जब हम करें तो मॉलिक्यूल के शेप को दो तरह से बताया जाता है, वेस्पर थ्योरी और HOM हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। वेस्पर थ्योरी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, HOM हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल ये न्यू कॉन्सेप्ट है। दोनों तरह से हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं। वेस्पर थ्योरी तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी तो ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल एटम के लास्ट सेल में, जो बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, वो रिपल करते हैं, उनके रिपल्जन की वजह से एक शेप आता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और जब भी हम शेप बताते हैं तो उसमें पाई बॉन्ड्स को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को हम चेक कर रहे होते हैं शेप की फॉर्मेशन में। ठीक है, और दो, अच्छा आगे जब हम और बढ़े तो हमें ये पता है कि सिंपल अगर हम दो तरह से चार्ट देखते हैं ना इसमें, हम कि सबसे पहली बात कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल दो पेयर्स हैं और दोनों बॉन्ड पेयर है, तो आपका लीनियर शेप बनता है। जैसे कि आपका जो है वो BeCl2 के अंदर ये शेप बन रहा होता है ना, लीनियर शेप बन रहा होता है, क्योंकि उसमें जो है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर बेरिलियम के दोनों तरफ होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर तीन आपके पास इलेक्ट्रॉन, अच्छा बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या बन रही होती है 180 डिग्री की, और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा होता है 120 डिग्री के साथ। और जैसे नॉर्मली यहाँ पर एग्जांपल आप जानते हैं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर भी यही होता है कि बोरॉन के तीन बॉन्ड पेयर हो रहे होते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बन रहा होता है। और अगर एक और चीज होती है कि तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हो, दो बॉन्ड हो, एक लोन हो। अच्छा ये किस, अच्छा आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर मैं बताएं ये वाली कंडीशन किस मॉलिक्यूल में पाई जाती है, ये वाली कंडीशन आप किस मॉलिक्यूल में बताएंगे? जिसमें टोटल पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो इलेक्ट्रॉन का, कोई मॉलिक्यूल है ऐसा जिसमें ये देखने को आता है? और ये भी बेंट होता है लेकिन 119 डिग्री वाला बेंट होता है, बताएं जरा, कोई भी स्टूडेंट बता दे। इसमें तो काफी एग्जाम्पल है, BeCl2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
लीनियर में MgCl2 भी है, इसमें BF3 भी हो जाएगा, AlCl3 भी हो जाएगा इसके अंदर। इसमें एग्जाम्पल बता दें कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपको ये दिखने में। यस, कुलसुम शकील का सही जवाब है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड जब आप बनाते हैं SO2 तो इस तरह से बनाते हैं ना, सल्फर और ऑक्सीजन, और एक तरफ से आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देते हैं, और यहाँ पे एक पेयर इधर पे इस तरफ से आ गया, और ये ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। ये होता है ना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो पाई बॉन्ड को तो इग्नोर कर देंगे, तो टोटल यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। तो ये वाली की स्ट्रक्चर इसमें आ गई। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है जिसको हम देख सकते हैं, ये वाले फिनोमिना को, SnCl2। ये भी याद रखें, टिन क्लोराइड के अंदर भी यही होता है। SnCl2 के अंदर कैसन है ना, टिन है, टिन कौन से 4 ग्रुप के एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, इधर से क्लोरीन से जोड़ दो, इधर से क्लोरीन से जोड़ दो, तो सेम वही आ गया कि 2 बॉन्ड पेयर आ गए और एक लोन पेयर आ गया। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया SnCl2 का, तो बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नाम बताएं कोई मुझे इसका। मोनोटिन डाइक्लोराइड नहीं भाई, अभी ये कोवेलेंट मतलब इसको आयनिक कंपाउंड है भैया, इसको मोनो और डाई क्यों लगा रहे हो। और कोई बताए भाई SnCl2 का क्या हो गया, बताओ आंसर दो। टिन क्लोराइड नहीं होगा ये, लगता तो यही कि टिन क्लोराइड होना चाहिए, बट टिन क्लोराइड इसका नाम है नहीं। और कोई बता दे। यस कुलसुम शकील, आपने इसमें डाई लगा दिया, तो मैंने तो बताया ये तो मेटल आ गया ना लगी बंदी। अब जब मेटल आया तो मेटल आने का मतलब तो ये हो गया कि ये हो गया आयोनिक, और जब आयोनिक बना तो कहां से डाई लगेगा इसके अंदर। और कोई ट्राई करे। एनी मोर। ओके, मैं लिख रहा हूँ उसका आंसर, स्टेनम क्लोराइड सनाइड शब्द ने कहा स्टेनम नहीं होगा। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो आप इसको चैट पर पढ़ लें। दैट इज स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस, चूंकि यहाँ टिन +2 वैलेंसी पर है, टिन की 2 वैलेंसी होती है, +2 और +4, तो +2 पर है तो SnCl2 स्टेनस क्लोराइड, SnCl4 हुआ तो मतलब टिन पर +4 वैलेंसी आ गई, दैट इज स्टेनिक क्लोराइड। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। अच्छा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल आ जाएं और चारों बॉन्ड पेयर हो तो सूरत में आप जानते हैं टेट्राहेड्रल हो जाएगा, जैसे कि मीथेन के अंदर होता है। और अगर एक लोन पेयर आ जाए, 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, टोटल 4 पेयर हो, तो 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो जाती है, और वो 2.5 डिग्री कम होगी तो 107 डिग्री हो जाएगी। ये ट्रायगोनल पिरामिडल बनेगा, जैसे कि अमोनिया के अंदर स्ट्रक्चर होता है NH3 के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 बॉन्ड 2 लोन आ जाए टोटल 4 पेयर में, तो फिर बनेगा बेंट, जो 2.5 डिग्री और डिग्री एंगल कम हो जाएगी, एक और लोन पेयर के आने से 104.5 डिग्री एंगल होगी। अच्छा, मॉलिक्यूल आपका सबसे फेमस कौन सा होता है, वाटर, इसका बेंट मॉलिक्यूल होता है, वी शेप भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, एक तो ये है, बाकी सेम इसी तरह से अगले चार्ट में भी यही चीज दिखाया गया आपको कि बॉन्डिंग पेयर अगर टोटल पेयर अगर आपके पास इस तरह से होंगे, इस लिहाज से ना कि 2 बॉन्ड पेयर हों, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाले पार्ट को छोड़ दें, और लोन पेयर एक भी ना हो तो 180 डिग्री लीनियर स्ट्रक्चर होगा, जैसे BeCl2। बॉन्डिंग पेयर 3 है, तीनों, और लोन पेयर एक भी नहीं है तो एंगल 120 डिग्री होगा, ट्रायंगल पेयर स्ट्रक्चर होगा, जैसे BCl3 की एग्जांपल होगी। इस तरह टोटल 4 पेयर और चारों बॉन्ड पेयर है, 9.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, मिथेन इसका स्ट्रक्चर हो गया। अमोनिया की बात कर ले तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, ट्रायंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, अमोनिया है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हम बात कर लें कि टोटल पेयर 4 हो जिसमें से 2 बॉन्ड हो और 2 लोन हो, तो 105 नहीं तो 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगी, बेंट होगा स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, इसमें से अब अगर आप मुझे बताएं स्ट्रक्चर्स, चलो स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं थोड़े से, अब आ ही गए सवाल तो कर लेते हैं। ये याद कैसे रखें? अच्छा, शहरियार का सवाल है कि याद कैसे रखें। इसको एक कॉन्सेप्ट है सिंपल, आप इसको इस तरह से याद रख लो यार, कि चलो उस तरह से याद कर लो कि लाइक जनरल फॉर्मूला से याद रख लो, जैसे कि AX4। अब AX4 की सूरत में जो भी लिखा गया है, तो जैसे मैं इसको पीछे कर लेता हूँ कहीं और, हाँ जैसे कि वापस मैं यहाँ पेंट पर आ जाऊं। ओके, अब देखो इस तरह से देख लो कि इसको इस तरह याद रखो कि अगर AX4, सॉरी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया ये, अब सेट है कि AX4 अगर आ गया, ठीक है, तो इस सूरत में लाजमी जो इस सूरत में जो भी फॉर्मूला होगा तो वो स्ट्रक्चर होगा उसका टेट्राहेड्रल। इस तरह से याद रखो, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरह से टेट्राहेड्रल ही होगा वो। जैसे मिसाल के तौर पे CCl4 इसी फॉर्मूले पर है, इस तरह CH4 इसी फॉर्मूले पर है, तो वो इस फॉर्मूले पे अगर आ जाए तो फिर टेट्राहेड्रल है। इस तरह से अगर AX3 आ जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, AX3 आ गया तो फिर वो हो जाएगा ट्राइगोनल, फिर वो ट्राइगोनल हो जाएगा। और ट्राइगोनल भी कौन सा वाला, प्लेनर वाला, फिर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे BF3 हो गया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो। AlCl3 हो गया, इसी वाले फॉर्मूले पर है ना, AlCl3 हो गया। इस तरह से आपके पास जो है वो BCl3 हो गया, ये सारे के सारे आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर AX2 करके आ जाए तो उस सूरत में क्या हो जाएगा बच्चों, उस सूरत में हो जाएगा ये लीनियर, लीनियर शेप हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम CO2 कह दें तो ये लीनियर हो गया जो कि AX2 की सूरत में है। अगर हम कह दें BeCl2, ये भी लीनियर हो गया, ये AX2 की सूरत में है। समझ रहे हो? अगर हम लिख दें CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी लीनियर हो गया। अगर हम लिख दें MgH2, ये भी X2 के टर्म में है, ये भी आपका हो गया। तो जरूरत नहीं इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाने की, मतलब हम डायरेक्टली यहाँ से इस तरह देख सक रहे हैं। अब टेट्राहेड्रल पिरामिडल इसका भी बता दे रहा हूँ ना, देखो अब AX4 अगर हो गया, AX3 हुआ, लेकिन AX3 में A जो सेंट्रल एटम है उसमें एक अगर लोन पेयर भी आ जाए तो उस सूरत में ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ गए? सिंपल इतनी सी बात है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखना तो देखो NH3 अमोनिया। अब अमोनिया में आप देख रहे हो ना भाई, नाइट्रोजन इस तरह से आ गया, AX3 और N पे लोन पेयर है ना। देखो उसको एक और देख लो, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फॉस्फोरस में लोन पेयर है एक, AX3 के टर्म में और एक लोन पेयर आएगा, ये भी आपका है। इस तरह से अगर आपका AX2 आ जाए इस तरह से और A पर 2 लोन पेयर आ जाए तो ये आपका बेंट हो गया, 104.5 डिग्री वाला बेंट हो गया। जैसे आप देख लो H2O, इसको अगर हम इस तरह लिख रहे तो OH2 भी लिख सकते हैं ना, OH2। ओके ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर AX2 की बात मैं कर रहा था आपसे, इस तरह से अगर AX2 आ जाए तो जैसे वाटर को अगर हम इस तरह से लिख दें OH2, ठीक है, अब इसमें अगर यहाँ पर चेक करो तो ये AX2 के टर्म में ही है ना ये, तो और 2 लोन पेयर है तो ये लीनियर बेंट स्ट्रक्चर हो गया, वी शेप हो गया। तो इस तरह से हम इसको सिंपल याद कर सकते हैं ना कि अगर हम AX4, AX3, AX2, X3 सिंगल लोन पेयर, X2 डबल लोन पेयर, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है याद करने का शेप ऑफ मॉलिक्यूल वेस्पर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अच्छा अब इसके बाद, हाँ ये इजी है। अब जरा अब इसी इजी को जरा करो, अब जरा ये सारे मॉलिक्यूल्स के शेप बताएं जरा, आप अपने पास लिखें, मैं आपसे वन बाय वन पूछूंगा कि भाई किसका शेप क्या है, करेक्ट आपको आंसर देना है। ये सारे हैं, टोटल 16 क्वेश्चन हैं, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व करें। पूरा लाइंस अभी नहीं बताओ, एक साथ लिख देना।
मैं जब पूछूंगा तब बताना, अभी नहीं के करके पूछूंगा सारा, पहले लिख लो अपने पास एक तरफ सारा लाइन से, फिर जहां हमको मसला होगा कोई कंफ्यूजन नंबर बता देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
जी, हाउ मच, कितने रह गए, कितने हो गए? ओके, कुलसुम शकील का हो गया। शहरयार का भी हो गया, जरमीन का भी हो गया, कायनात का भी, मोमिंगा का हो गया, अनिकुल हसन का भी हो गया, 2 3 4 5, सन अरशद का भी हो गया, 6। आई थिंक देखता हूँ कोई रह गया क्या। मोमना का भी हो, सही सबके ही हो गए। तो जरा बताएं कि फिर मुझे अब स्टार्ट करते हैं, नंबर वाइज बताइएगा। फर्स्ट का क्या है? ओके, लीनियर, सही, सबका सही है। सेकंड का क्या है? नंबर के साथ बताइए, नंबर्स लिखे हैं उसके बाद बताएं, तो समझ में नहीं आएगा किसका क्या है। टू क्या लिखा है? टू लिखा है, उसके बाद लिखे लीनियर। सही है, सही लीनियर है, हाँ इस तरह से लिखें, ये सही तरीका है। थर्ड का बताएं, नंबर के साथ बताइएगा। थर्ड का बताएं। ओके, सबका लीनियर आ रहा है, ठीक है। फोर्थ का बताएं। ओके, फोर्थ का भी लीनियर आ रहा है सबका, सही है। पांचवे का बताएं, फिफ्थ का बताएं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। सही है, सही है, छठा, 6 1। छठा भी ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। सातवां, 7। 7 बताएं भाई। जस्ट एंगुलर या बेंट या वी शेप, सही है, ओके। बेंट। 8 बताएं। सही है, 7 हो गया, 8 बताएं। ओके, 8 टेट्राहेड्रल, सही है। 9 बताएं। यस, ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल, सही है, ओके। 10 बताएं। सही है, सही है, 9 सही है, 10 बताएं, 10 बताएं। ओके, 10 हो गया, बेंट, सही है। 11 बताएं। नंबर के साथ बताएं। 11 बताएं, 11। नंबर के साथ बताएं। यस, ठीक है, ओके, सही, टेट्राहेड्रल है, सही है। 12 बताएं। 12, 12। क्या शेप है? ठीक है, टेट्राहेड्रल। ओके, 13 बताएं। ओके, 13 का एंगुलर, सही है, गुड। या बेंड भी कह सकते हैं, सही है।
PCl3 14 बताएं। ओके यस, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। 15 बताएं। PH3 ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। 16 बताएं। 16 कैंगुलर या बेंट। सबसे पहले तो बताएं इनमें से, ठीक है सारे हो गए, इनमें से बताएं किसी को मसला, किसी में सबको समझ में आ गया शेप कैसे आ रहा है। ठीक है। अच्छा मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ आपसे, मुझे ऐसे ही देखते हैं आप बता सकते हैं कि नहीं। बताइए इनमें से वो जो ये PH3 है फॉस्फीन, सॉरी दो बताई दिया मैंने। तो PH3 जो है वो तो फॉस्फीन है, ठीक है ना, इसका नाम होता है। अच्छा इस पूरे में से मुझे बताइए आप कौन से कंपाउंड को हम जो ड्राई आइस कहते हैं, चलिए बताएं। इनकम्प्लीट में से वो कौन सा कंपाउंड है जो ड्राई आइस कहलाता है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, गुड। अच्छा इस पूरे में से बताइए वो कौन सी ऐसा कंपाउंड है जिसको मार्श गैस कहते हैं। मार्श गैस। यस, CH4, गुड। इन पूरे में से बताइए वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं। एसिटाइलिन। एसिटाइलिन किसको बोलते हैं। यस, C2H2 को बोलते हैं, इथाइन को बोलते हैं। सही है। आखिरी सवाल है, इस पूरे कंपाउंड में से वो ऐसा कंपाउंड बताइए जिसके रोटन एग जैसे स्मेल होती है, सड़े अंडे जैसी बदबू होती है, कौन सा कंपाउंड है बताइए। यस, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, सही है, गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सही है, सेट है। उसके बाद HOM होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बताता है ये, ठीक है। इनमें बस सिंपल इस तरह से याद रखना होता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, किसी भी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो लोन पेयर एक भी ना हो तो टेट्राहेड्रल है, एक लोन पेयर आ जाए तो फिर पिरामिडल है, दो लोन पेयर आ जाए तो फिर बेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और अगर sp होगी हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर है। ये चार्ट बस आपको इसमें याद होना चाहिए। सेम वही चीज है वेस्पर और इसमें, बस इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से करने की जरूरत नहीं है इसको कंप्लीट को, ये MCQ उसके लिए आता नहीं है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि H पॉजिटिव एक तरफ हो, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो ऐसी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड डॉटेड डॉटेड लाइन से इसको हम शो करते हैं, और बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की 20 से 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। और जिन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी ज्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होती है। दैट्स व्हाई कि H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है बनिस्बत वाटर के, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड में होती है। इसकी वजह से विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर से, ठीक है, सिंपल। और इस तरह से वाटर और HF में बात की जाए तो वाटर की ज्यादा होती है HF से, बिकॉज वाटर के अंदर एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जबकि HF के अंदर एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर। एनएमएलएस बिहेवियर की जरूरत नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको एक ही समझ में आएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह इस टाइप की कोई चीज नहीं थी, बस थोड़े कॉन्सेप्ट्स थे जो कि क्लियर करने थे, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर इन द चैप्टर. So in the next class, we will discuss about chapter number 5, that is thermodynamics or energetics of the chemical reaction.